नमस्कार, मैं हूँ अमित कल्ला। लोकायन द्वारा आयोजित बीकानेर थिएटर, आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेष कार्यक्रम इन द सेंस मैं कहूँगा कि जहाँ पर हम सृजन के सरोकार की बात करेंगे। ये जो संवाद की जो श्रृंखला है, इसके अंतर्गत जो सृजन के जो सरोकार हैं और जो कलाकार की अपनी ज़ुबानी, कलाकारों से हम सुनेंगे कि उनके लिए सृजन के क्या सरोकार हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जिसके लिए आज हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं हमारे साथ में। 2 महिला कलाकार हैं, जिनका सीधा संबंध दृश्य कलाओं से है, विजुअल आर्ट से है और जिनमें राजस्थान की जानी-पहचानी कलाकार कृष्णा जी हैं हमारे साथ में, कृष्णा महावर हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आर्ट पढ़ाती हैं और परफॉर्मेंस भी करती हैं। एक लंबा आपका कला का एक अनुभव है और मध्य प्रदेश से हमने आमंत्रित किया है शबनम शाह जी को। शबनम जी भी पिछले 2 दशकों से लगातार काम कर रही हैं और लगातार अपनी कला से हमें मुखातिब कर रही हैं। तो इस वार्ता के दौरान हम हम आप दोनों द्वारा रचित कला के जो उस संसार में झाँकने की कोशिश करेंगे। आपके साथ में उस कला की एक यात्रा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मूर्त है, जहाँ पर अमूर्त है और इस मूर्त और अमूर्त के जो अनन्य रूपाकार हैं, उनके जो नैरेटिव्स आप लोगों ने क्या गढ़े हैं, उनको हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। एक बात मैं हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से, हमसे जुड़े हुए लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ कृष्णा जी जो बाहर से हमें जो भीतर बाहर से हमें भीतर की ओर लेके जाती है, भीतर से बाहर लाती है। वहीं शबनम की जो काम है जब आप देखते हैं, तो वो आपको बाहर से बिल्कुल भीतर भीतर ले जाते हैं और भीतर से आपके अंतस में लेके जाते हैं। तो हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि विजुअल आर्ट पर आपने कई किताबें लिखी हैं। हमने देखा कि आपने 3-4 बहुत उम्दा किताबें लिखी, बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी, जिनमें से एक नवीन कला प्रवृत्तियां हैं, न्यू ट्रेंड्स ऑफ आर्ट। तो उसे आप सार के रूप में हमारे साथ में साझा करें। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और कला रंग को आयोजित करने वाले इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आपने जो नवीन कला प्रवृत्तियां का जिक्र किया, एक्चुअली मैं पिछले कई वर्षों से टीचिंग में हूँ और कला अध्यापन करते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लैकिंग महसूस हुआ कि हमारा जो सिलेबस है वो आधुनिक कला का जब शुरू किया जाता है तो वो 1960s पे आके खत्म हो जा रहा है। अधिकतर यूनिवर्सिटीज में यही हालत है कि पॉप आर्ट तक आके सिलेबस खत्म है। उसके बाद का जो एरा है आफ्टर 1960s, जिसे आलोचकों ने या लोगों ने उत्तर आधुनिक एक समय का नाम दिया। उस समय में भी कितनी सारी नवीन कला विधाओं का अभी प्रचलन हो रहा है, हो चुका है। इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी बहुत बाद में अभी नया नया है। तो वो सारी जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे अगर मैं नाम गिनाऊं तो पॉप आर्ट के बाद में अभी हम कहेंगे कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट उसी समय का था। फिर लैंड आर्ट है, अर्थ आर्ट जिसे कहते हैं, या आप परफॉर्मेंस आर्ट है, या फिर इंस्टॉलेशन। ऐसी और भी कितनी सारी नई विधाएं हैं जिनका बारे में अभी बहुत कम जाना जा रहा है हमारे यहाँ एरिया में। तो आते ही मैंने सबसे पहले मैंने कोशिश की कि सिलेबस अपग्रेड हो। तो हमने सिलेबस में नई नई चीजें जोड़ी और उसके बाद अब एक समस्या थी कि इन टॉपिक्स पे मैटर ऑफ कोर्स है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में है। हमें और हमारा जो एरिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, या ये जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे नई कला विधाओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने अपने आप से ही जिम्मेदारी ली कि ऐसा एक बच्चों के लिए अवेलेबल कराया जाए। तो फिर मैंने इसका ये इसे बुक फॉर्म में एक बच्चों के लिए नए नए आर्ट ट्रेंड्स के ऊपर चैप्टराइजेशन कर इसे बुक फॉर्म में लेके आया। धन्यवाद कृष्णा जी। जी शबनम, आपसे की तरफ मैं आता हूँ, आपसे मुखातिब होता हूँ। जी पहले तो आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शबनम, आपके चित्रों जी को जब हम देखते हैं, आपकी पेंटिंग्स को हम जब देखते हैं, मैं भी पिछले 2 दशकों से लगातार आपकी पेंटिंग्स को देख
इंस्पिरेशन पाता रहा हूँ। तो वहाँ पर एक किस्म की हमको पूर्णता दिखाई देती है, कंप्लीटनेस, एक पूर्णता दिखती है, क्योंकि आप बहुत सारे सर्किल्स का यूज़ जी, करते हैं और सर्किल्स जो हैं वो अपने आप में एक उस कंप्लीटनेस को मैनिफेस्ट करते हैं, उस कंप्लीटनेस का एक एक सिंबोलिज़्म है सर्किल। तो प्रश्न ये उठता है बार-बार मन में कि इस पूर्णता को जब आप रचती हैं, लेकिन जो संसार है वो तो अपूर्णता का एक एक पर्याय है और अपूर्णता जो है वो इस वर्ल्ड की एक ब्यूटी भी है। तो आप इस पूर्ण और अपूर्ण के बीच को कैसे-कैसे मतलब आप उसको ट्यून कैसे करती? हुँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कहा जाए कि बहुत सारा देखना और उस देखने को महसूस करना और महसूस करने के बाद ये स्वतः ही आपके साथ निकल जाता है। जब आप अपने कैनवास से डायलॉग करते हैं या उसके साथ अकेले बैठते हैं, तब आकार अपने आप जन्म लेते हैं और खुद ही बनने लगते हैं, एक नया फॉर्म गढ़ने लगते हैं। और इसके पहले ये भी कहा जाए कि एक बहुत समझ लीजिए रियाज़ का दौर रहा मेरा, कि कोई भी कला होती है वो बिना रियाज़ के तो अधूरी होती है या उसकी शुरुआत ही नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत माँगती है आपसे और आप किसी भी काम को करने के लिए जब अपनी 100% ऊर्जा लगा देते हैं, तभी वो कोई आकार जन्म लेता है या सृजन होता है। तो यूँ कहें कि सर्कल में जो पूर्णता आपको नज़र आ रही है, वो एक एक क्षण है, एक एक ऐसा क्षण है जो उस समय घटा। उस घटना को वो चित्र के रूप में बन गया। उसके बाद वो चला गया, फिर कुछ नए के लिए मुझे प्रेरित कर गया और फिर नए छोटे-बड़े सर्कल्स बनने लगे। अच्छा सर्कल एक ऐसी चीज़ है इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो काले रंग को लेकर के भी एक चर्चा होती रही कि काला रंग, फिर बेसिक फॉर्म में सर्कल, लाइन्स और ट्रायंगल। तो जब मेरी शुरुआत हुई थी, तब मैंने इन्हीं आकारों को लेकर के कुछ अ, कंपोज़ करना शुरू किया। इन्हीं आकारों से कुछ चित्र बनाना शुरू किए और जब बनाए और जब मैं सर्कल बनाती थी तो उसका एक अलग ही आनंद होता है और जितनी बार आप बनाते हैं, मतलब पता नहीं मैंने अपनी पेंटिंग में हज़ारों बार सर्कल बनाया होगा, अलग-अलग साइज़ में बनाया होगा, लेकिन वो हर बार ना एक अलग ही उत्साह और एक नई खुशी देता है बनने का। और ऐसा नहीं कि उसका उत्साह और उसकी क्यूरियोसिटी कम होती चली जा रही है। आज भी वैसे ही बरकरार है। जब भी शुरुआत करो तो वो अपने मकाम पर आ जाती है। और यकीनन वो देखने वाले तक भी और वो ट्रांसफ़ॉर्म होती है, उसकी जो ऊर्जा है वो वहाँ तक पहुँचती है, उन्हें छूती हुई महसूस होती है। बहुत सुंदर आपने बात कही, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृष्णा जी, विजुअल आर्ट के किसी भी फॉर्म को परफ़ॉर्मेंस में तब्दील करने के दौरान आपने उसमें क्या अनुभव किया? और या मैं ये कहूँ कि अनुभव के रूप में अ, आप उसमें किन परिवर्तनों को देखती हैं? क्योंकि आपने बहुत से विजुअल आर्ट्स को अपनी परफ़ॉर्मेंस में तब्दील किया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मेरा काफ़ी सारा आर्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ ही शुरू होता है। क्योंकि मैं मेरे लिए 2 अलग काम नहीं है कि मेरा आर्ट प्रैक्टिस अलग होगा और मेरा आर्ट टीचिंग अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आर्ट टीचिंग करने के दौरान ही मैं कई बार नए आइडियाज़ कंसीव कर लेती हूँ। तो जब मैं आर्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करती हूँ, तो जब स्टूडेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो जैसे लाइन की बात करें या फॉर्म की बात करें, तो ऑफ कोर्स विजुअल आर्ट में एज़ अ पेंटर हम लाइन फॉर्म के साथ तो कई बार खेल रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि मैं परफॉर्मेंस आर्ट जो एक नई विधा है उसके साथ पहले से जुड़ चुकी थी, तो उस लाइन और फॉर्म को मुझे एक बॉडी के साथ विजुअलाइज़ हुआ लेकिन उसको दूसरों को भी विजुअलाइज़ कराना। तो इस प्रोसेस में एक दिन मैंने अपने स्टूडेंट से बात किया कि आप सोचिए कि आप खुद एक लाइन हो, आपका बॉडी एक लाइन है। अब इस लाइन को आप इस स्पेस पर एक जो क्लासरूम है, नीचे ब्लैंक फ्लोर है, इस पर आपको प्ले करना है अपनी बॉडी के साथ। जैसे एक पेंटर अपने तुलिका से या अपने ब्रश से खाली कैनवास पर लाइन क्रिएट कर रहा है और
इसके पीछे आपका खुद का ही आउटपुट होना, मतलब आपका खुद का ही सोच होना चाहिए कि मैं एक लाइन हूँ और मुझे कैसे-कैसे करना है। तो उस बच्चे ने वो बच्चा था ग्रेजुएशन करने वाला, जिससे आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है चीज़ों का। बीए कर रहा है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में। लेकिन उसने जो कुछ किया अपनी बॉडी के साथ, उसको देखकर ऐसा लगा कि इसमें इतनी डायमेंशंस हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब हम इसे एज़ अ परफॉर्मेंस डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉप्स लाने शुरू किए कि अब एक एक रस्सी लेके आते हैं। रस्सी जो विजुअली लाइन का ही आपको इम्पैक्ट दे रहा है। अब उस रस्सी के साथ आप अपनी बॉडी को लेकर कुछ इम्प्रोवाइज़ करिए। तो कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन में कि उसने रस्सी को उठा के ऊपर फेंका और वो एकदम से वो भी देख रहा है, उसके साथ-साथ सारे ऑडियंस भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, तो वो नीचे आ रहा है, नीचे गिरते ही फिर उसने कितना अच्छा-सा फ़ॉर्म क्रिएट किया फर्श पर। तो यहाँ देखिए कितनी नई चीज़ है कि जहाँ हम रंग, ब्रश, कैनवास और ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो लाइन है। तो इस तरीके से फिर बच्चों को टास्क देना शुरू किया, ये विजुअल एलिमेंट्स को लेकर मैंने कहा और भी लेते हैं, टेक्सचर्स पे काम करते हैं। तो डे टू डे आस-पास की सारी चीज़ों में हम लकड़ी लेकर आए, हम बॉटल लेके आए, हम प्लास्टिक्स लेके आए कि अब इसको फिज़िकली फ़ील करते हुए इसके टेक्सचर्स के साथ काम करना है। फिर हमने रंगों के साथ, तो रंग भी हमें नहीं चाहिए, मार्केट के कलर्स नहीं चाहिए, अब इस कलर्स को नेचर के साथ ही करना है। तो एक एक रॉ फॉर्म में ही सही, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ सामने आई जो मुझे लगा कि हम दूसरों को भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, द बॉडी एंड द स्पेस, इसके साथ एक 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 इम्प्रोवाइज़ेशनल एक छोटा-सा परफॉर्मेंस पीस हमने तैयार किया। और यकीन मानिए जब पब्लिक के सामने ये हुआ, तो जो रिएक्शन आया कि हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा लगा। अब हालाँकि उस अच्छे लगने में सभी तरह की ऑडियंस होती है, जो जिनका मेंटल लेवल या तो मैच्योरिटी आर्ट के प्रति नहीं भी हो, कम हो या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सभी का जो मिक्स रिएक्शन आया, उससे फिर हमें मोटिवेशन मिला। फिर हमने उसको और फर्निश किया नेक्स्ट टाइम। फिर हमने ड्रामेटिकल वर्कशॉप्स करवाई बच्चों के साथ, ताकि वो अपनी बॉडी को लेकर ओपन हों, खुले और ज़्यादा सोच सकें। तो फिर उनके भी क्वेश्चन्स आने लगे, रेज़ होने लगे, तो इस तरीके से एक-एक नई चीज़ बननी शुरू हो गई। और फिर इसी को मैंने इंडिविजुअली भी अपने साथ करना शुरू किया। तो मेरा इंस्पिरेशन डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से मैं इंस्पायर होती हूँ और उनके साथ काम करते-करते फिर मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करती हूँ, एज़ अ परफॉर्मर। जी। जी। वैसे मुझे नाट्य शास्त्र की वो बात याद आती है भरत मुनि की, न तज् ज्ञानम न तज् शिल्पम, न हाँ, सो विद्या न सो कला, न सो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न जी, दृश्येत। जी। तो ये कहीं न कहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है जो आप कंटेम्परेरी समय में हाँ, थिएटर और परफॉर्मेंस को, विजुअल को जोड़ रही हैं। अपने दोनों जी, जो जी, जी। आपकी जो जो एकेडमिक जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप सिंथेसिस कर रही है, उनका एक सिंक्रोनिज़्म हम जी, जी, जी। देख रहे हैं और यहाँ बच्चे एक उसमें इन्वॉल्व छोटी-सी हो चीज़, रहे हैं। आप जी, जी, एक ऑब्सेस्ड छोटी-सी चीज़ और एंजॉय कहना ये चाहूँगी कि ना तो ये थिएटर है, हम थिएटर भी नहीं कर रहे हैं। ऑफ़ जी, कोर्स ना हम कोई स्क्रिप्टेड कोई एक्ट कर रहे हैं। मतलब इन सब से चीज़ों से कुछ बाहर की एक चीज़ है जो एक एक्ट है और इसको हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। तो कई लोग इसे थिएटर मानते हैं, ड्रामा मानते हैं, तो वो नहीं है। तो प्योरली और प्योरली फाइन आर्ट का एक नया फ़ॉर्म है, जहाँ पर एक नया टूल और ऐड ऑन हो गया है बॉडी। सब कुछ है, कलर्स हैं, म्यूज़िक है, टेक्स्ट है, सब कुछ है, लेकिन एक नई चीज़ है और बॉडी और वो शरीर, और उस शरीर के साथ हम कुछ वही कर रहे हैं जो बाकी के कलाकार भी करते हैं। वो अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे ही हम भी एक आइडिया के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि कृष्णा जी उन चुनिंदा प्रोफ़ेसर्स में से हैं जो बहुत नवाचार के साथ में अपने विद्यार्थियों के साथ इन ट्यून होती हैं और उनको स्टूडियो विज़िट कराती हैं, उनके साथ में परफ़ॉर्मेंस करती हैं। तो ये एक बड़ी बात है कृष्णा जी, और आपको आपकी इस थैंक एफ़र्ट के लिए सलाम है हमारा। जी, अ, शबनम, शबनम आपके चित्रों में कुछ फ़ॉर्म्स हैं और उन फ़ॉर्म्स की एक पुनरावृत्ति रिपिटेशन देखने को मिलता है, जो एक एक पैटर्न बनाती है और उस यकीनन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत है और हम उससे टच होते हैं। लेकिन इन फ़ॉर्म्स के, इस पैटर्न्स के बियॉन्ड, इनके परे शबनम किस चीज़ की तलाश करती है? इसके बाद में आपकी जर्नी कहाँ जाएगी?
उसको हम जानना चाहते हैं। मेरी जर्नी जैसे कि शुरू हुई काले से काले तक, तो रंग ही मेरी जर्नी है। एक काला रंग अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है मेरे लिए, और इतनी मुझे करीब 97-98 में मैंने काले में पेंटिंग शुरू कर दिया था। तो उसके पहले जैसे कि मैंने अपनी पहले सवाल में बताया था कि कुछ ऐसी तरह के डिस्कशंस होते रहे कॉलेज के दौरान, कहीं सुनने को मिला कि अरे काला रंग बड़ा जटिल होता है, उसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है तो उसका अपना ही मजा है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं उसी समय ये सारी चर्चाएं भी हमारे सीनियर्स और बाकी के माहौल में चल रही होती थी, तो मेरा ध्यान फिर काले की तरफ गया। जैसे ही काले की तरफ गया तो हमने कहा यार करके तो देखा जाए कि इसमें होता क्या है। तो शुरुआत में तो हमने सारे अपने जो एकेडमिक वर्क थे कि लाइफ करना है, पोर्ट्रेट करना है, कंपोजिशन करना है, तो उस वक्त मैं पहले बकरियां बनाया करती थी, तो मैंने बकरी में भी काले रंग से बकरी बनाई। फिर उसमें सारे मीडियम वाटर कलर, पोस्टर, ट्रांसपेरेंट, एक्रेलिक, और फिर एक पाउडर कलर आया। तो जब पाउडर कलर मैंने पेपर पे लगाया उसके बाद एक समझ लीजिए कि वहां से वो शुरुआत हो गई काले की। जब मुझे उसमें मजा आने लगा और काले को थोड़ा ये कह लीजिए कि मेरी इच्छा अनुसार मैं उसका काले का जो भी रंग या जो रंगत देना चाह रही थी वो हर जगह आने लगी। इसी तरह आकारों की भी यही बात होती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो बारंबार होती रहती हैं। घटनाएं तो उसी तरह की होती है, रोज हम उठते हैं, जो दिनचर्या के काम होते हैं हमारे वो सब करते हैं, वही सब हम देखते हैं, लेकिन हर बार का देखना एक अलग देखना होता है। हर बार चाय का कप उठाते वक्त एक अलग एहसास होता है, जितनी बार भी हम उठाते हैं, लेकिन उठाते हम चाय का कप ही हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हर बार प्यास की तलब अलग अलग होती है। हर बार पानी की लज्जत अलग हो जाती है, तसल्ली अलग हो जाती है, सुकून अलग हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में घटती रहती हैं, तो उसी तरह से आकारों की भी कह लीजिए कि जो उसका जो सुकून है, क्योंकि आकार हमें सब सुकून देते हैं उनको बना के, और हमारे मन चाहे रंग में रंगत में ला करके जो हमें खुशी मिलती है, वो हर बार की खुशी अलग होती है, और हर बार वो जिज्ञासा बनाए रखती है कि अब अगली बार इसको करके देखा जाए कि अब क्या। तो ये जिज्ञासा मेरी हमेशा बनी रही। तो उसमें मैंने सर्कल भी, कुछ पत्तियां भी, और आकार भी वही सारे जो हमें आसपास दिखाई देते हैं। और जैसे मेरी पहली बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी कि आकारों को देखना, तो मैं एक चीज महसूस करती हूँ कि आप जिस चीज को, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो उन्हीं में से एक आकारों में, जैसे मैं लाइंस भी देखती हूँ, सर्कल भी देखती हूँ, तो मुझे हर जगह ना वो चीज नजर आने लगती है। मैं तार देखूंगी, बिजली के तार, घर में लगी जालियां देखूंगी, तो मुझे एक लाइन कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। और हर बार लाइन को देखना या हर जगह लाइन को देखना एक अलग तरह की लाइन बनती है। वो कैसी भी हो सकती है, पास पास होती है, बार बार होती है। तो मकान देखते हैं, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, और तमाम सारे ऑब्जेक्ट जो हम रात दिन देखते रहते हैं, उन सब में लाइंस नजर आती है। सर्कल भी उसी तरह से है। मैं एक कील को देखूंगी तो भी मुझे उसमें वो सर्कल आकर्षित करेगा। बेल्ट है अपने कमर में लगाने वाला बेल्ट, तो उसके जो छेद होते हैं वो भी मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं, मटका है, कह लीजिए चांद, तारे, और भी हमारे आसपास की चीजें हैं, बर्तन, प्लेट, और तमाम सारी चीजों में मुझे सर्कल इतना ज्यादा प्रभावित करता है। और वैसा ही मेरी पेंटिंग में भी सर्कल आप देखेंगे तो हर जगह दिखेगा, और वो सर्कल अपने आप में सर्कल ही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो हमेशा पूर्ण लगा, लेकिन वो एक बार पूर्ण होके फिर वापस अगले के लिए अपूर्ण हो जाता है, और उसके पहले भी अपूर्ण ही रहता है और नया सर्कल बन जाता है। तो पेंटिंग में भी उसकी बिल्कुल, पुनरावृत्ति होती ना रहती है, तो जैसे उसकी शुरुआत बताया है, कि ना उसका अंत है। आ, हेलो। जी, मैं कह रहा था ना तो उसका कोई शुरुआत है, ना उसका कोई अंत है। अंत वो हो रहा है। निरंतर एक गति को संप्रेषित करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है। सही बात है। इसीलिए मेरे लिए वो एक तो काला रंग, वो ब्लैक होल की तरह जैसे उसका गुरुत्वाकर्षण सब चीजों को खींच लेता है, उसी तरह से उसके अंदर ये सारे आकार, काले और सर्कल, और उसके साथ में और जो आसपास के आकार मेरे सामने बनते बिगड़ते रहते हैं, वो
उस ब्लैक होल में समाते चले जा रहे हैं। उसका आकर्षण कम नहीं हो रहा है। बड़ी आपने तो रूहानियत भरी बात कही है। ये तो बिल्कुल एक, हम ये कहें कि कोई सूफी मिस्टिक हमारे सामने बात कर रहा है, उस तरीके की बात है। और वो काला रंग तो वाकई में बहुत सदक और सदाकत का रंग है। तो उसकी अपनी बड़ी एक ऊर्जावान भी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि यार काला बड़ा निराशा, अवसाद और इस तरह का कलर है, बट मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। करीब मानेंगे 20 साल हो गए मुझे काले के साथ काम करते हुए, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कोई निराशा की तरफ ले जा रहा है। हमेशा एक नई ऊर्जा देता है। या मैं रंगों के साथ कहीं काला लगा लेती हूँ तो बड़ा मतलब वापस से एक एनर्जी मिल जाती है काम करने के लिए और नया रास्ता मिल जाता है। यकीनन शबनम। कृष्णा जी, आपने बहुत से इंस्टॉलेशंस भी किए हैं, समय समय पे इंस्टॉलेशन आर्ट में आपकी हम्म। दखल रही है, और आपने अपनी एक विजुअल लैंग्वेज से उन्हें बरता है। तो इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में आज आप हमारे राजस्थान के विशेषकर जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं या कला को जानने वाले लोग हैं, ये इस इंस्टॉलेशन आर्ट क्या है और हिंदी में इसे हम कैसे जानेंगे? एक सहज भाषा में इंस्टॉलेशन को अगर हम जाने तो क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं पहली बार इस विधा से परिचित हुई थी, तब उससे पहले मैं लगभग 20 साल का मेरा एज ए पेंटर एक्सपीरियंस था। मैं खुद पेंटिंग की है मैंने। तो और मैं जहाँ तक संस्थापन इंस्टॉलेशन को हम हिंदी में संस्थापन कला कह सकते हैं, ऐसे और भी नाम आ सकते हैं इसके। लेकिन देखिए, जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ और पेंटिंग करते-करते मुझे कहीं न कहीं कुछ अधूरेपन का एहसास ऐसा होने लगा कि मैं अपने आप को फुली उस चौकोर फ्रेम में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने, क्योंकि पढ़ने की मैं हमेशा शौकीन रही हूँ, तो मैंने जब नई विधाओं, जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया, इनकी जानकारी हुई, कितना कुछ कलाकार वेस्ट में कर चुके हैं और वही सारे एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। तो जब मैं द्विआयामी और त्रिआयामी चीज़ से एक बहुआयामी चीज़ की बारे में जाना, जिसे हम इंस्टॉलेशन संस्थापन कला कहते हैं, बहुआयामी। तो ऐसे जिस जिस 2 आयाम और त्रिआयाम से मैं थोड़ा कहना चाहिए कि वो नहीं थी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तब जब मुझे लगा कि ऐसी भी एक चीज़ है जहाँ पर ओपननेस है एक्सप्रेशन में। जैसे अब इंस्टॉलेशन क्या है कि अब यहाँ पर आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सजीव चीज़ें, वस्तुएँ, कुछ भी हो, कुर्सी है, टेबल है, एक टीन का डब्बा है, कपड़ा है, जितनी भी चीज़ें हम आस-पास देख रहे हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, उन सब को आप एक, जो आपके अंदर का एक आइडिया है, जिस विचार को लेकर आपको अपने आप को बाहर निकालना है, उस विचार के साथ जब आप उन वस्तुओं को, अब ये आपका आइडिया कि आप उसे इंडोर या आउटडोर या कहाँ पर एक जगह पर एक आइडिया के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक इंस्टॉलेशन आर्ट में तब्दील हो जाता है। देखिए, इंस्टॉल करना अपने आप में आर्ट नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कुछ भी बना देना आर्ट नहीं है। जब तक कि उसके साथ एक आइडिया, एक हमारा अपना विचार या कुछ एक नया सॉल्यूशन सोसाइटी को नहीं देंगे, जो हम आस-पास देख रहे हैं, तब वो आर्ट तब जाके बनेगा। तो अब अगर किसी भी चीज़ों को जब एक विचार के साथ इंस्टॉल करते हैं और उसे देखने वाले के पास भी वही चीज़ संप्रेषित हो रही है, और हालाँकि बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है कि वही चीज़ संप्रेषित हो, वो उसके साथ अटैच होकर, इन्वॉल्व होकर अपना एक नया मीनिंग निकाल रहा है, कि उस इंस्टॉलेशन को देख रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं, उसके क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं दिमाग में, और उसके बाद कहीं न कहीं वो अपनी किसी चीज़ के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। तो अपना संप्रेषण खुद बना रहा है। तो एक ओपननेस है, और इंस्टॉलेशन आर्ट में क्या है कि बहुआयामी, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि वो छत पर आप इंस्टॉल करें, तो आपके पास कितने सारे डायमेंशंस हैं हर तरफ से उसको देखने के। आप ज़मीन पे बनाएँ, आप पेड़ पे बनाएँ, आप सड़क पर करें, आप पब्लिक के बीच में करें, आप प्राइवेटली रूम में करें और उसको डॉक्यूमेंटेशन करके आप पब्लिक को दिखाएँ। के बहुत सारे तरीके हैं, और इतने कि आप उसका अच्छा, इसमें आप टेक्स्ट ले लें, आप इसमें वीडियो, आजकल नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, तो आप वीडियो को ऐड करें, आप खुद अपनी बॉडी के साथ इंस्टॉलेशन के साथ परफॉर्म करें। तो इतनी सारी ओपननेस, जो हम जिसे अब कन्वेंशनल आर्ट फॉर्म कहने लगे हैं, स्कल्पचर और पेंटिंग आज की डेट में एज़ ए कन्वेंशनल आर्ट फॉर्म हम इन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक एक्सपीरियंस की लिमिटेशन है, वो यहाँ पर एक्सटेंड हो जा रही है एक्सपीरियंस।
एक नया एक्सपीरियंस ले रहा है, ऑडियंस भी और आर्टिस्ट भी। तो और ये एक्सपीरियंस वही रंग, कैनवास और ब्रश से काफ़ी दूर आ चुका है, बाहर निकल चुका है और कहना चाहिए कि कितने सारे आयाम खोल दिए हैं लोगों के सामने कि अब आर्ट देखिए 1917 में जब मार्शल दुशा ने एक वो यूरिनल रखा था, आज उसको 103 वर्ष हो गए। दो 1917 से 2000 ये 21 हम आ गए हैं। अब आप देखिए कि उस समय जब वो एक दे दिया कि एक रेडीमेड वस्तु को भी एज़ एन आर्ट हम आर्ट गैलरी में रख सकते हैं। मतलब एक कितना बड़ा चैलेंज है कि हम आर्ट की डेफिनेशन को ही चैलेंज कर रहे हैं और वो कर चुके हैं। उस बीच में 100 साल की जर्नी में कला कहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ कलाकार वस्तुओं से आर्ट बना रहा है और जहाँ कुछ बन भी नहीं रहा एग्ज़ैक्टली, जो बन रहा है वो संप्रेषण है। दर्शक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसमें। पहले कलाकार केवल एकांत में बैठकर अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा है, वो सोसाइटी से डिटैच है एक तरीके से। अब वो आर्ट सोसाइटी के बीच में जा रही है, तो डायरेक्ट अटैचमेंट है। और एक कितनी बड़ी चीज़ है कि इंटरवेंशन हो रहे हैं कि उस इंस्टॉलेशन में ऑडियंस चल भी रहा है, खुद वॉक कर सकता है, इवन आजकल तो स्मेल करे तो वो भी एक अनुभव। मतलब आप देखिए सेंसेस, इंद्रियों का कितना एक्सटेंशन है कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, कितना कुछ आर्ट में ऐड ऑन हो गया है, जो शायद कन्वेंशनल आर्ट फॉर्म में नहीं था। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन आर्ट एक खुला आयाम दे रहा है। कृष्णा जी, जी। जब ये बात उठती है इंस्टॉलेशन की, तो कुछ स्मृतियों में भी पीछे हम जाते हैं। कुछ कुछ पीछे हम अगर जाएं तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें, या हमारा जो फोक आर्ट है, लोक है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंस्टॉलेशन को प्रतिबिंबित करता है। या ऐसा कुछ, मान लीजिए कोई, हम किसी सूफी की मजार पर जाते हैं, वो चादर चढ़ाना, वो फूल चढ़ाना, वो भी एक एक इंस्टॉलेशन का ही एक एक हिस्सा। मुझे तो वहां पर भी उसकी एक एक महक आती नजर आती है, उसकी एक उसका एक साउंड दिखता है। या किसी, हम मान लीजिए तेजा जी के कोई थान पर गए, तो वो भी एक एक इंस्टॉलेशन का ही एक प्रतिरूप है। तो क्या ये हम इसका जोड़ा जा सकता है क्या इन्हें? देखिए बहुत सारे जो लोग कहते परफॉर्मेंस, हैं जो कि हमारे रिचुअल्स उस तरीके के होते थे उसमें। रिचुअल्स ऑफ कोर्स बहुत सारे समीक्षकों को भी और लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हमारे भारत में हमेशा से इंस्टॉलेशन रहे हैं। वेस्ट में जिसे हम इंस्टॉलेशन आर्ट कह रहे हैं, हम तो हमेशा से इसके धनी रहे हैं। आप देखिए कि गाँव में जाएँ, खाटें कैसे खड़ी रहती हैं, उसपे महिलाओं के कपड़े सूख रहे स्टोर हैं या कुछ करने करके अपने वाली आप जो में कितना। है। जी, जी, जी। तो वो एक दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरा ये है कि क्या हम कुछ भी रख दें तो वो इंस्टॉलेशन होगा, या कुछ भी हमें रखा हुआ मिल जाए वो इंस्टॉलेशन आर्ट होगा? इंस्टॉलेशन कह दें, लेकिन क्या वो आर्ट होगा? जैसे कि हम कहते हैं कि एक बच्चा कुछ भी बना देता है, तो हम उसे एक मैच्योर आर्ट नहीं मानते, क्योंकि चाइल्ड आर्ट की कैटेगरी में ही मानते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी निजी अनुभूति हो सकती है कि कहीं इम्पोर्टेंट न कहीं है अगर उसका एक जो अवेयरनेस के साथ या सजगता के साथ अगर कुछ नहीं किया गया है, तो वो मुझे लगता है कि आर्ट में उसको रखने में मुझे थोड़ी-सी परेशानी होगी। नहीं, 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 बिल्कुल ये बात प्रभाकर कोलते सर भी कई बार ऐसा कहते हैं कि वो एक जी। बार एक गैलरी में थे मुंबई में, तो एक बच्चा आया कोई पिता के साथ में, तो वो उनको चित्र देख रहे थे। बोले ऐसा तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। तो बोले कि डेफ़िनेटली कर सकता है, लेकिन मैंने अवेयर होके किया और उसमें वो हाँ, अवेयरनेस नहीं था उसके अंदर। वही तो ये चीज़ मैं बहुत कह रही हूँ और बड़ा इंस्टॉल मसला जी, था। हाँ, शबनम और इंस्टॉलेशन जी, के आर्ट के साथ भी ये जाएगा। जी, जी, जी। शबनम जी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूँ। जी। हमारी जो सहज वार्ता चल रही है, सहज बातचीत जो हो रही है, इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ और भीतर जाने की कोशिश करूँगा। शबनम, आप अपने आप को किस पेंटिंग के किस ट्रेडिशन से जुड़ता हुआ पाती हैं? मतलब कोई स्कूल या कोई विचार, जो ट्रेडिशनल, कोई कोई पेंटिंग की जो ट्रेडिशन का कोई विचार, या कोई ऐसा स्कूल जहाँ पर आप अपने रूट्स को पाती है, जो जहाँ से आप तो देखती हैं कि ये उतरते हैं फॉर्म्स आप तक? मुझे ऐसा लगता है हर कलाकार के लिए एक अलग ही उसकी अपनी एक अलग ही जड़ें होती हैं, जो उसके आसपास के माहौल से और आसपास के लोगों से उसे मिलती हैं और उसी को वो आगे बढ़ाता है। और मेन चीज़ तो होता है उसका अपना सोल, उसकी खुद की तलब
जो उसको कलाकार बनाती है, किसी चीज को करने के लिए मजबूर करती है। जैसे हमको प्यास लगेगी तभी हम पानी पिएंगे, अननेसेसरी हम पानी नहीं पिएंगे। ख्वाहिश नहीं है या तलब नहीं लग रही है या जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इंसान की आत्मा, खुद की अपनी आत्मा जो होती है, वो उसको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। फिर ये अलग बात है कि उसे उस अनुकूल माहौल मिल जाता है और सुविधाएं मिल जाती है, संसाधन मिल जाते हैं और वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो मुझे भी कुछ इसी तरह का लगता है कि मेरे आसपास का जो मालवा और इंदौर स्कूल और वहाँ के जो कुछ कलाकार थे, जिन्हें मैंने वैसे ही सहजता से देखा। जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर मिर्जा इस्माइल बेग सर होते थे। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तो हमको ये लगता था कि ये इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं हमारे। बट उनका एक फाइन आर्ट का रूम हुआ करता था ऊपर। तो हम लोग ऐसे ही लंच ब्रेक में थोड़ा टाइम मिला तो छत पे घूमने गए और उस क्लास में चले गए। तो वहां जाके पता चला कि यहाँ तो खूब अच्छे अच्छे चित्र दीवारों पर लगे हुए हैं। उसमें कुछ पुराने बर्तन हैं, तो कुछ ऐसे दृश्य बने हुए हैं कि सब्जी मार्केट है और सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, सुंदर सुंदर अलंकरण है, बढ़िया कंपोजिशन, झाड़ू वाड़ू, ये सारी चीजें बनी। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह यार, और वहाँ बड़े स्वतंत्रता के साथ सब लोग काम कर रहे थे। ये देख करके और अच्छा लगा। नहीं तो आपकी क्लास चल रही है भैया, चुपचाप बैठो, इधर ना हिलो उधर ना डुलो, कुछ ना करो। लेकिन वहां गए तो बड़ा अच्छा। फिर सर आए क्लास में तो सब सक पका के इधर उधर भागे कि भैया अब टीचर आ रहा है तो अब सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। लेकिन जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो आराम से जैसे काम कर रहे थे या किसी से कुछ बोल रहे थे, तो वो अपना काम करते करते, ऐसा उनमें परिवर्तन नहीं आया। वो जो जैसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। हम भी जाते जाते पकड़ा गए। उन्होंने हमें बोला कि भैया इधर कैसे आ गए। तो फिर बताया कि हम तो ऐसे ही देखते देखते आ गए। तो बोले तुम्हें भी कुछ बनाना है? तो हमने कहा कि नहीं, अच्छा लग रहा है बस। बोलते अच्छा ठीक है, जब मन करे आ जाओ। तो उस तरह से फिर हम उस क्लास में अक्सर जाने लगे। एक दिन उन्होंने मेरी क्लास ले ली, बिठाया और बोला कुछ ड्राइंग बना दो। हमने बनाया, उन्होंने वेरी गुड लिखा। तो उनका वेरी गुड लिखना, तो हमारा तो मजे आ गए। अरे वाह यार, अपन ने पहली बार कुछ बनाया। और मतलब किसी के कहने से बनाया। अदरवाइज जो बचपन से बना रहे थे कि मम्मी सिलाई कढ़ाई कर रही है तो वो उसमें भी बहुत सुंदर सी डिजाइन हुआ करती थी, तो उसको बनाना। तो वो सब के बाद में इस तरह से स्कूल में कुछ ड्राइंग बना दिया और तारीफ हो गई तो बहुत अच्छा लगा। और फिर शुरुआत हो गई। और शुरुआत हुई तो बहुत ऐसी स्ट्रांग नहीं हुई। फिर एक कलाकार थे, उनसे परिचय हुआ, रामजी वर्मा दूसरे। एक हमारी ड्राइंग टीचर थी, उनसे परिचय हुआ। तो ये सारे लोग बड़े अजीबो गरीब लगे। मतलब एक आम इंसान से अलग व्यक्तित्व, उनका बिहेवियर भी, उनका बात करना भी, उनका अपनापन भी, स्नेह भी, अपरिचित लोगों से और नए बच्चों को जिस तरह से बात करते हैं, तो वो हमें बड़ा प्रभावित किया। फिर उसके बाद में रामजी वर्मा जी से मुलाकात हुई और उनके बाद अखिलेश जी का एक शो हुआ, वो देखा। तो उस समय कॉलेज में चले गए थे लेकिन पल्ले वल्ले कुछ पड़ता नहीं था। नए बच्चे थे। तो उनके काम देखते, वो जैसा जैसा बताते कि हमने ये बनाया वो बनाया, भैया बनाया होगा। लेकिन वो सब देखने में बड़ा अच्छा लगता था। उस माहौल में जीना बड़ा रोमांचक लगता था कि अरे वाह यार, इतनी देर हम गैलरी में रुके हैं और इन सब चित्रों के बीच में, एक अलग ही आनंद था उसका। फिर उसके बाद हुसैन साहब आए एक बार कॉलेज में। उनका वो देखा सब कि अरे वाह, एक कलाकार कैसा, और उसके व्यक्तित्व का, प्रभावशाली व्यक्तित्व कि इतना तमाम शहर हुजूम इकट्ठा हो गया उनके आजू बाजू, ये और वो बड़ी सरलता से हाथ में ब्रश लिए हुए कि बस अभी कलर लगाने ही जा रहे हैं। तो वो देख करके हम और चमत्कृत। फिर उसके बाद में रजा साहब से मुलाकात हुई तो उनका हमारे चित्र देखना एक हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि अरे यार, इतना बड़ा कलाकार पेरिस से आया है और मेरे चित्रों को इस तरह से इतनी उत्सुकता से देख रहा है और कह रहे हैं कि अरे तुम इतना काला कैसे लगा लेती हो, मतलब कहाँ से तुमने सोच लिया और ऐसा कैसे काला कर लेती हो। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। और हर चित्र को बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े धीरज के साथ देख रहे थे, जैसे उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारे लिए ये ताज्जुब का विषय।
तो यूँ कहें कि हमारी जड़ों में इन सारे कलाकारों की का स्नेह या इन लोगों की खुशबू से मजबूती मिली और आगे की राह या एक एनर्जी मिली उनसे कि काम करने के लिए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी। और उन्हीं कलाकारम धन्यवाद। परंपरा समझ लीजिए कि एक तरह से जो इस दौरान चल रही है, जिसे अमूर्त भी कहें या आप ये भी कहें कि ऑब्जेक्टिव भी कह लें। अमूर्त तो क्या कहें कि आकार तो होते ही हैं, सर्कल अपने आप में आप हज़ारों चीज़ें बन जाता है। वो चाँद भी बन जाएगा, वो डब्बे का ढक्कन भी बन जाएगा और वो छेद भी बन जाएगा। तो इस तरह के आकारों के साथ में सुकून मिलने लगा और नहीं, नहीं, ये बड़ी बात है जी, जो आपने अपनी बात बताई कि आपके स्कूल टीचर से लेके और रज़ा हुसैन तक का जो एक सानिध्य या उनको देखने का अनुभव, आपके कॉलेज के दिनों के कई किस्से तो हमने आपके दोस्तों से सुने हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्रेरणा देते हैं। अब जब उनके बारे में सोचते हैं, तो वो उनका एक अलग एक एक दृश्य लोक की को वो खड़ा करते हैं। कृष्णा जी, बतौर एक फीमेल आर्टिस्ट आप एक पढ़ाती हैं, आपने एक संघर्ष करके आप एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं और अपना एक मुकाम को आपने एक हासिल किया है। तो बतौर एक एक फीमेल आर्टिस्ट किस किस्म के चैलेंजेस से आपका सामना होता है और उन चैलेंजेस को आप कैसे एनकाउंटर करती हैं? मैं कहीं न कहीं इसी सवाल का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आप देखें कि बिल्कुल एक कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है परिवार का और ऐसे में हम 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ी मैं। तो जहाँ अर्ली मैरिजेज़ हो जाया करती हैं, ऐसे में पूरा एजुकेशन लेना और क्योंकि मैं हमेशा से कहना चाहिए कि पढ़ाई में अच्छी रही, क्लास 11 से लेके एमए तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टॉप करना। तो ऐसे में कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मेरी पढ़ाई कहीं रोकी जाती। फिर रिसर्च करना तो एक तरीके से स्टूडियस रहने के बावजूद आर्ट में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मेरे घर में माहौल था थोड़ा-सा, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी पेंटर थे। नाना जी ने तो स्कूल ऑफ आर्ट से भी उस ज़माने में डिप्लोमा लिया था, तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि स्कूल ऑफ आर्ट जैसी भी कोई चीज़ है। खैर, तो एक बस इच्छा के चलते पढ़ाई तो पूरी होती रही और मास्टर्स पास होते-होते मैंने अपना सोलो शो भी लगाया। क्योंकि एक होता है कि एक शो लगे तो पता चले कि हमारा काम का रिस्पॉन्स कैसा है, हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले जिनका सजेशंस रहा कि तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। एज़ अ पेंटर, एज़ एन आर्टिस्ट इसको कंटिन्यू करो पढ़ाई खत्म करने के बाद भी। तो वही जिज्ञासा मेरे अंदर थोड़ा एक ऐसा जुनून है कि करना है। तो शोज़ मैंने लगातार किए, काम लगातार किए, एक-एक दिन में सुबह से लेके शाम तक पेंटिंग करते रहना और वो ज़माना जब हमने फ्रेम्स भी खुद किए शुरू के 2-3 सोलो शोज़ में तो सारी पेंटिंग के फ्रेम भी खुद कर डालते थे, घर में सारे आरी वगैरह लाकर खैर। तो अब देखिए कि 2000 में मास्टर्स करने के बाद अभी 19-20 साल का मेरा जो अनुभव है इस बीच में सोलो शोज़ किए, ग्रुप शोज़ किए लेकिन एज़ अ फीमेल की आप जो बात कर रहे हैं कि पेंटिंग करते वक़्त कहीं न कहीं मैं अपनी उस स्ट्रेस को हील नहीं कर पा रही थी। जो हमने पढ़ा अभी तक कि हाँ, एक एस्थेटिक्स है कि समथिंग कलर्स के साथ इसके साथ कुछ एक आप अपना स्टाइल डेवलप करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, तो उन सब चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आ रही हूँ बाहर। मेरा अब तक का जो स्ट्रगल है मैंने अपनी मैरिज को भी रोके रखा घर में कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे काम करना है और जब मुझे अपने जैसा मिला तो मैंने कहा अब मुझे करनी है तो कलाकार प्रति मुझे मास्टर से है और घर में माहौल है कला का, तो मैंने अपनी ज़िंदगी की कहना चाहिए कि अपनी दिशा खुद बनाई कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बनानी है और यही मुझे माहौल घर में बनाना है कला का। तो जब से थिएटर से जुड़ी क्योंकि जब विवाह हुआ तो एक नई दुनिया मेरे सामने खुली। एनएसडी से है मेरे हस्बैंड, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर साल हम लोग बारंगम देखने जाते थे। भोपाल में जो थिएटर फेस्टिवल होता था, हम लोग हर साल जाते थे। बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी हमने साथ तो वो जो एक्सपोज़र कहीं न कहीं था, उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही मुझे परफॉर्मेंस आर्ट का पता चला, मैंने कहा मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँ 24/7 जिसका टाइटल था, मैंने यहाँ जयपुर के एक निजी कला दीर्घा में किया।
उसका थीम ही मेरा वो जो इतने साल का मेरे अंदर का था वो निकला। कैसे? कि 24/7 पूरा फ़ोकस एक पढ़ी-लिखी जॉब क्लास फीमेल जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की पर्सनली, प्रोफेशनली निभा रही है, उसका वो इंटरनल स्ट्रगल, उसका वो रेस्टलेसनेस, उसकी वो सारी चीज़ें मैंने इस परफ़ॉर्मेंस में निकाली। तो उसके बाद जो मुझे हीलिंग फ़ील हुआ मेरे अंदर और जैसा कि मैं कोटा शहर से बिलॉन्ग करती हूँ और पिछले 8-10 साल 7-8 साल से मैं जयपुर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो मेरा जो पर्सनल लाइफ़ का शिफ्ट, प्रोफ़ेशनल शिफ्ट और वो सारी चीज़ें मिलके कहीं न कहीं पेंटिंग मुझे नहीं दे रही थी आराम। और फिर जैसे परफ़ॉर्मेंस मुझे ये पता चला तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा ये मीडियम कि यही मेरे लिए बना है और मुझे अब यही करना है, इसी में अपना प्रैक्टिस शुरू करना है। तो इसीलिए फिर जो 24/7 जब किया उसके बाद अब मेरा एक एक परफ़ॉर्मेंस मैंने हरियाणा में किया था डोंट प्लक मी डोंट प्लक मी। सो इट मीन्स वो था कि मैंने अपने आप को पूरा एक फ्लावर के रूप में किया कि आई एम अ फ्लावर डोंट प्लक मी, डोंट क्रश मी। तो इस सोसाइटी में एक फीमेल भले ही वो गाँव की महिला है, अनपढ़ महिला या वो एक पढ़ी-लिखी बुद्धिजीवी महिला है, कहीं न कहीं सोशल प्रेशर उसके ऊपर है। अब अगर ऐसी महिला को जो रचनात्मक भी हो जाती है, तो मुझे मेरे जैसे बहुत सारे उदाहरण अपने आस-पास मिलते हैं। और ये एक ऐसी आर्ट फ़ॉर्म जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट फ़ॉर्म है, परफॉर्मेंस आर्ट, हीलिंग के लिए सबसे अच्छा मुझे लगा जिसमें मैं अपनी बॉडी के साथ ही एक्सप्लोर कर रही हूँ और जिसका रिएक्शन मुझे तुरंत मिल रहा है ऑडियंस से, जी, जी कृष्णा जो जी। मैं कह रही हूँ। हुँ, और बहुत कमाल की चीज़ है कि आप खुद एक गुलदस्ता बनी इस बॉडी के साथ में और लोग जाके उस फूलों को नहीं खींचे और जी। इसके पीछे जो मैसेज था, वो बहुत बड़ा था और हरियाणा हुँ, हुँ। जैसी जगह में उसको करना, ये बड़ा जी, चैलेंज जी। है। और मेरे लिए एक शबनम बहुत जी अच्छा अनुभव जी। बस जी एक नाम बताइए, लेना बताइए। चाहूँगी कि इंदर सलीम जी जो भारत के सबसे प्रख्यात परफ़ॉर्मेंस कलाकार में हैं, तो उनका सानिध्य मुझे मिला और उनके सामने जब मैंने पहला अपना दूसरा या तीसरा परफ़ॉर्मेंस था, तो उनसे जो बातें की, उनसे जो और सीखने को मिला परफ़ॉर्मेंस आर्ट को लेकर, बॉडी की एक्सट्रीम उसको इनोवेशन को लेकर, तो मुझे फिर और ज़्यादा इस फ़ील्ड में कम्फ़र्ट मज़ा आने लगा है। तो हम अभी ये इसी ये फ़ील्ड में कभी मैं काम कर चाहेंगे रही हूँ। कि ये जो चीज़ें हैं हम आपसे सीखें, जानें और कभी बीकानेर में जब ये जो थिएटर फेस्टिवल है, ये जब एक वर्चुअल से बाहर निकलेगा तो हम चाहेंगे हम आपको बीकानेर आमंत्रित करें और आप अपनी जो कला है वहाँ पे सबके साथ जी, में शेयर ज़रूर, करें। ज़रूर, मुझे अच्छा शबनम लगेगा। मैं जी। आपसे इसी प्रश्न का एक छोटा-सा एक्सटेंशन जानना चाहूँगा। मैंने इनसे पूछा अभी आपको महिला कलाकार होना कैसा लगता है या कौन से चैलेंजेज़ हैं, उनको आप कैसे एनकाउंटर करती हैं? तो शबनम के लिए एक आर्टिस्ट होना कैसा लगता है? और उसके क्या मतले हैं? उसके क्या मायने हैं? अ, कलाकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। जब बिल्कुल, आपको आपकी सोसाइटी या आपके आस-पास के लोग एक कुछ अलग व्यक्तित्व मानते हैं, तब आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि जो सम्मान आपको मिल रहा है, आप उसके लायक बनें और बने रहें और लगातार ऐसे कर्म करें, जिनसे आपकी लायकी बढ़ती जाए उस सम्मान के प्रति। तो अ, कलाकार होना अपने आप में एक तो एक अलग ही बात होती है। एक कुछ खास लोग होते हैं, वही इस फ़ील्ड में आ पाते हैं, चाहे वो लिखने वाले हों, नाटक करने वाले हों, डांस वाले हों, थिएटर वाले हों, कोई भी हो। तो कलाकार एक अलग व्यक्तित्व होता है और ख़ास व्यक्तित्व होता है, वो कोई भी विधा का हो। जब आप ख़ास होते हैं, तो आपको ख़ास बने रहने के लिए उतना परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को वैसा बनाए रखना पड़ता है। वो लगातार आपका चलता रहना चाहिए। नहीं, नहीं, ये वाक़ई में ये मकबूल उत्तर मतलब था ईश्वर की और देन कह लीजिए कि उसकी आपने कृपा जो होती है कुछ लोगों पर, तभी आप उस खिताब से नवाज़े जाते हैं या आप बन पाते हैं और नहीं तो फिर अपवाद बन के रह जाती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दिया है। आपको भी सलाम है, इस तरह से जो विचार रखने का। ये हमारा पेपर आउट नहीं था जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये आपका अपना उत्तर था, हमारी कोई बात नहीं हुई। क्या बात और है! हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इन्होंने एक बात बहुत और खूबसूरत कही थी शबनम जी ने कि परत दर परत मतलब आप संवाद करते हैं उस कैनवस के साथ में और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और शायद ये हमारे इस
संवाद का एक ट्विस्ट है। कृष्णा जी, समय भी हो रहा है और जी, हमको जी। अपने इसको समाप्त भी करना है। कुछ जी। ऐसा जो छूट गया हो या हमने आप जो जिसे शेयर करना चाहती हो अपने इस पूरे संवाद में? बस मैं परफॉर्मेंस आर्ट इसके बारे में ही ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कला विद्यार्थियों के लिए कि अपने आसपास हो रहे सारे नए प्रयोगों के बारे में भी जानें और अपना कहना चाहिए कि पढ़ाई को निरंतर रखें क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आप पूरे जीवन भर कर सकते हैं और करना चाहें। ऐसा नहीं कि डिग्री ली और खत्म हो गया, पढ़ाई नहीं, अब किताबों से वास्ता नहीं, क्योंकि वो हमारा दिमाग खोलती हैं। और जैसे-जैसे हमें अपने आसपास के नए प्रयोगों का पता चलता है, तो हम उसे और अपने अपने पर्सनल जो कला अभ्यास है, उसमें और ऐड ऑन करें, उसको करें और सबसे बड़ी बात कि आज क्योंकि मेरा फ़ोकस बिल्कुल नई आर्ट फ़ॉर्म पर है, तो ये अब हम ऐसे दौर में आ जाते हैं, जहाँ कलाएँ आँखों से ज़्यादा दिमाग को प्रभावित करती हैं। हम सोचते ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक कलाकार के रूप में भी हम अपने मस्तिष्क को परिष्कृत करें ताकि नए-नए अभ्यास कर सकें और एक ऐज़ अ आम दर्शक भी हम अपने मस्तिष्क को परिष्कृत करें कि हम उन कलाओं का आनंद ले सकें। यहाँ बस मैं एक शब्द ये कहना चाहूँगी कि हम कभी भी समझने की कोशिश ना करें, बस आनंद लें, क्योंकि सभी कलाओं का जिस्ट यही है। हम संगीत का भी आनंद लेते हैं, हम समझते नहीं हैं, तो ऐसे ही सारी कलाओं का भी आनंद लें। और इसीलिए कहना चाहिए कि पढ़ना और अभ्यास करना, ये दोनों निरंतर जारी रखें। ये जी, भी आपने भी थैंक यू। बड़ा ज़िस्ट निकाल दिया इसका कि जो आनंद है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे और इम्पोर्टेंट। जितने भी हमारे एस्थेटिशियंस हुए हैं वो भी उसी बिंदु जी, तक पहुँचे जी कि अल्टीमेट बिल्कुल, तो आनंद ही है। और वेदांत में भी ऐसा आता है, उपनिषदों में कि बिल्कुल। आनंदम ब्रह्मेति, कि आनंद ही है, जी, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म है। इस वार्ता को हम यहीं विराम देंगे और सिर्फ वार्ता का विराम है ये, हमारा संवाद तो सतत चलता रहेगा। हम लोग जुड़ते रहेंगे और जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तो हम आपको बीकानेर आमंत्रित करेंगे, वहाँ पर रसगुल्ले और रसगुल्ले और भुजिया आपका इंतज़ार करेंगी और बहुत जी, बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी आपका इंतज़ार करेंगे। हमारे समय के जो बड़े कवि हैं, आलोचक हैं, नंदकिशोर आचार्य जी, उन्होंने मुझे एक मर्तबा पश्चिम के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जुंग को पढ़ने के लिए बोला था। और जुंग जो हैं, जो कंप्लीट जो इनफाइनाइट कलेक्टिवनेस की बात करते हैं, इनफाइनाइट कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं। तो ये हमारी जो वार्ता है, ये जुंग की उसी दर्शन में एक क्या कहेंगे कि उसमें उसमें जाती हुई, उसमें मिलती हुई दिखाई देती है। और हिम्मत शाह भी याद आते हैं जी कि ये जैसे-जैसे माटी उठती है, वैसे-वैसे हमारा अहंकार जो है वो नीचे गिरता है। और इस सहज संवाद के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। रंग, कला राग बीकानेर थिएटर एंड कल्चरल फेस्टिवल की ओर से, लोकायन की ओर से मैं फिर से आपका धन्यवाद अ, आपको अर्पित करता हूँ और जी, हमारा अनुनय यही है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो और हम लोग रूबरू एक-दूसरे से मुखातिब हों। जी, शुक्रिया, शबनम, जी, जी, आपका शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।